जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने सामने खुला आसमान पाया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर हवा में तैर रहा है। कुछ देर इसी हालत में रहने के बाद मैं उठकर बैठा। मैंने देखा कि मैं एक छोटी सी नाव में था और ये नाव समंदर के बीचों बीच लहराते हुए मुझे किसी अनजान मंजिल की तरफ लिए जा रही थी। मैं कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। फिर मुझे ख्याल आया, मेरे हाथ में बहुत गहरा जख्म था, खून भी बह रहा था। मैंने अपनी शर्ट उतारी और अपने हाथ के इर्द गिर्द लपेट दी। मैंने किसी तरह से बहते खून को रोक लिया। मैं वहां पर बैठा चारों ओर देखने लगा। अंधेरा अभी खत्म हो रहा था और उजाला अपने पांव पसार रहा था। मुझे कल रात का वाकया याद आ गया। मैं अपने 6 दोस्तों के साथ बड़ी शिप में सवार हुआ था। मुझे याद है कि हम लोग बाहर देश घूमने जा रहे थे। समुंदर के रास्ते, समुंदर की ऊंची ऊंची लहरों को देखते हुए हम अपने सफ़र का मज़ा ले रहे थे। लेकिन फिर अचानक उस शिप में हड़बड़ी सी मच गई। समंदर में तूफान आने के कारण शिप ने अपना बैलेंस खो दिया था। हम सब बहुत डर गए थे। ऐसी बड़ी बड़ी शिप में ऐसी आफत पड़ने पर लोगों को बचाने के लिए कुछ छोटी नावें भी रखी जाती हैं। हम सब उसी नाव में सवार हुए क्योंकि शिप डूबने लगी थी। हमें नहीं मालूम कि क्या गड़बड़ी हुई थी, शिप कैसे डूब रही थी, मगर वो शिप सचमुच डूब रही थी। सब लोग अब चिल्लाते हुए छोटी नाव की ओर भाग रहे थे। वहां पर बैठकर वो किनारे जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर समंदर का तूफान धीमे धीमे इतना तेज हुआ कि उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हम अगर बड़ी शिप में रहते तो भी मारे जाते, छोटी शिप में आते तो भी शायद मारे ही जाते। जान बचाने के लिए हमने बड़ी शिप को छोड़कर छोटी नाव में बैठकर भागने का फैसला किया। मेरे साथ मेरे सारे दोस्त थे, मगर उस जगह पर ऐसा तूफान आया कि ऊंची ऊंची लहरों ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। मैं अपनी शिप को जोर से पकड़े हुए था और जब समुंदर की लहरों ने मुझे उछाला तो मैं किसी चीज से टकराया। मेरे हाथ में जख्म हो गया, मगर मैंने अपनी नाव को नहीं छोड़ा। मैंने देखा मेरे सभी दोस्त मुझसे बिछड़ चुके थे। मैं नहीं समझ पाया कि वो कहाँ गए। मैं उनको आवाज़ लगाता रहा, मगर बिजलियों की गड़गड़ाहट में मेरी आवाज़ दब गई थी। वहाँ पर सिर्फ लोगों की चीख पुकारें सुनाई दे रही थी। मुझे एक बार फिर झटका लगा। समुंदर की लहरों ने मेरी नाव को कुछ ऐसा उछाला कि मेरा सिर नाव के एक हिस्से से टकरा गया। फिर मैंने अपने होश खो दिए और जब मुझे होश आया तो मैं इस तरह से किसी गुमनाम सफ़र की ओर बह रहा था। मुझे अपने दोस्तों की याद आई। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी थे या नहीं, और मैं अब किस ओर जा रहा हूँ इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मैं भूखा प्यासा उसी नाव में बैठा, बस अपने सामने आने वाली चीज़ों को निहार रहा था। कब मुझे ये नाव कहाँ पर पहुँचा दे इसका कोई भरोसा नहीं था। मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि किसी किनारे पर मुझे ये नाव ले जाए जहाँ पर लोग मुझे मिलें और फिर वहाँ से मैं वापस अपने घर आ सकूं, अपने लोगों से मिल सकूं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सारा दिन धूप में तपते हुए उसी नाव में लहरों के सहारे इधर से उधर भटकता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी मौत वहीं हो जाएगी। मैंने भी अब खुद को उस नाव के सहारे रख दिया था। सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। वो पूरा दिन मैं ऐसे ही बहता रहा। रात हुई और फिर
मैं सोने की कोशिश करने लगा। रात में फिर तूफान उठा, बिजलियां कड़कने लगी, हवाएं साए साए करके ऐसे बही जैसे कि मुझे धमका रही हों। मैं जोर से नाव पकड़कर बैठ गया, ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि किसी तरह मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए, मुझे सुरक्षित रखे। पहली बार मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा था और मैं बहुत डर गया था। इसीलिए नाव को पकड़े हुए मैं आगे बढ़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं बढ़ता ही जा रहा था। फिर धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में चला गया। रात भर बहते हुए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मगर दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो तूफान शांत हो चुका था, सूरज सिर पर था। मेरी नाव बिना लहराए सीधे बहती चली जा रही थी। मैं उठकर बैठा तो देखा सामने एक जजीरा है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे लगा कि मुझे शायद वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही सकता है। मैंने देखा कि अब पानी की गहराई भी कम हो रही थी। मैं नाव से कूद गया और नाव को घसीटता हुआ पानी के सहारे उस जजीरे के किनारे ले आया। मैंने नाव को एक किनारे पर खड़ा किया और फिर जजीरे पर आ गया। ये बहुत बड़ा जजीरा था, बड़े बड़े घने दरख्त थे यहाँ, और इस जगह पर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। बस अब देरी थी तो किसी आदमजात के दिखने की। मुझे लगा कि अगर मेरी मुलाकात वहाँ पर किसी से हो जाए तो मुझे उससे मदद मिलेगी। मैं नहीं जानता था कि वहाँ कोई रहता भी है या नहीं। मैं बस यूं ही किसी की तलाश में निकल पड़ा। मैं बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियों के दरमियान से होते हुए ये चिल्लाते हुए निकलता कि अगर कोई उस जगह पर है और मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मेरी मदद करे। लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा करते रहने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर मैं बैठ गया। मैं पूरे एक दिन का भूखा था और अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपनी नज़रें उठाई और वहाँ के दरख्तों को देखा। कुछ एक आध फल मुझे ऐसे दिखाई दिए जिनको खाकर मैं अपना पेट भर सकता था, मगर वो मेरी पहुँच से बहुत ऊंचे थे। मेरा हाथ भी जख्मी था और मैं पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन पेट तो भरना ही था, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत जो भी पाया मैंने उसे खा लिया और फिर जा कर के समंदर के किनारे बैठ गया। सोचने लगा कि अगर कोई शिप यहाँ से गुजरी तो शायद मुझे देखकर यहाँ पर रुक जाए। मेरे हाथ में दर्द बढ़ती ही जा रही थी और वहाँ पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं था। मैंने अपना शर्ट खोला तो देखा कि मेरा घाव पकता जा रहा था। मैं डर गया था। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैं वहाँ पर एक पत्थर की चट्टान के सहारे बैठ गया और कराहते हुए सोने की कोशिश करने लगा। यही एक चारा था कि नींद में होने की वजह से मुझे दर्द का एहसास नहीं होगा, मगर कमबख्त वो दर्द मुझे सोने नहीं दे रही थी। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले, और ये अमल करते करते मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख खुली और मैंने खुद को अकेला ही पाया। मैं फिर उठा और उस जंगल के अंदर गया। कुछ दूर तक गया, आवाज़ें लगाई, मगर वहाँ कोई नहीं दिखा। थक हार के वापस आया और बैठ गया। मेरे हाथ की दर्द अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैं बैठकर रो रहा था। मुझे कुछ भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था। मैं बस उम्मीद से समुंदर की ओर देखता, सोचता कि काश कोई नाव इधर आए और मेरी मदद कर दे, मगर ऐसा कुछ भी ना होता। मुझे धीरे धीरे अब कमजोरी सी लगने लगी थी। ये सब शायद मेरे हाथ के घाव की वजह से था।
मैंने किसी तरह वो दिन भी काट लिया, मगर जैसे जैसे दिन कट रहे थे मेरी दर्द बढ़ती ही जा रही थी और दर्द के कारण मैं दूसरे काम भी नहीं कर पा रहा था। मैंने दूसरे दिन मछलियां मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मछलियां मेरे हाथ लगी। अब उन्हें पकाने के लिए मेरे पास जलाने का कोई भी साधन नहीं था। मैं बेकार सा यूं ही बैठा रह गया। फिर मैंने दरख्तों से कुछ फल तोड़ने की कोशिशें की। इस बार तो और भी कम फल हाथ लगे। मैंने उन्हीं को खाया और किसी तरह से संतुष्टि कर ली। वो सारा दिन मेरा कराहते हुए निकला। मेरे हाथ का जो जख्म था उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे चक्कर से आने लगे और एक बार तो यूं भी हुआ कि मैं चकरा कर उसी ज़मीन पर जा गिरा। फिर मैं काफ़ी देर तक यूं ही पड़ा रहा। दोबारा जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी और रात के इस साये में आसमान में सिर्फ मुझे तारे ही नज़र आ रहे थे। जब नज़र समुंदर की ओर गई तो वहाँ पर सिर्फ लहराता हुआ पानी ही था, समुंदर का शोर और दूर तक सन्नाटा। मुझे यूं लग रहा था कि मेरा अंत यहीं पर होना है। दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चली थी और हिम्मत भी मैं बहुत जल्दी हार गया था। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा है एक बार में अपनी जान को ख़त्म कर दो। मैं अपनी जगह से उठ गया और समंदर की ओर बढ़ने लगा। ये फैसला मैंने कुछ ही पल में लिया था, मगर उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, मगर उस वक्त मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं तुरंत मर जाना चाहता था और अपने होशो हवास को यहीं खो देना चाहता था। मैं धीरे धीरे समंदर की ओर बढ़ने लगा। मेरी दर्द बढ़ती जा रही थी और इस कारण से मेरे जीने की उम्मीद मुझ में कम होती चली गई। मैं बढ़ते बढ़ते अपने परिवार वालों और अपने बच्चों को याद करने लगा। उनको याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया। मैं मजबूर था। मैंने दिल ही दिल में अपने बीवी बच्चों और माता पिता से माफ़ी मांगी और समुंदर की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे मैं समुंदर की गहराइयों तक आ गया और समुंदर के पानी ने मेरे गले तक के हिस्से को डुबो दिया। फिर मैं और भी जैसे आगे बढ़ने लगा, एक अनजान हाथ ने मुझे पकड़कर समुंदर से बाहर खींचा। मैं झटका खाकर बाहर आ गया। मुझे पता नहीं चला कि वो कौन था, मगर वो कोई औरत थी जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे समुंदर से घसीटते हुए बाहर तक ले आई और जजीरे के पास लाकर मुझे एक किनारे खड़ा कर दिया। मैं हांफते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। उसकी आंखों को ही मैं देख पा रहा था। उसने मुझसे कहा, ये क्या हरकत थी? क्या करने जा रहे थे आप? आपको पता नहीं कि खुदकुशी करना कितना बड़ा गुनाह है? अजाब पड़ता है अल्लाह का। उसकी ये अल्फाज सुनकर मैं रोने लगा। कहने लगा कि मैं मजबूर था और मुझे यहाँ पर कोई दिखा भी नहीं। मुझे लगा कि शायद मेरा अंत यहीं हो जाएगा। इस पर उस लड़की ने कहा, इतनी जल्दी हार मान गए? ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक हमारी सांसें चलती रहें। तुम ऐसा करके क्या साबित करना चाहते थे? अगर तुम ऐसा कर लेते तो तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होता? वो यही सब कहते हुए मुझे डांटती चली गई और मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर के बाद उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ तक कैसे आए? उसके ऐसा कहने पर मैंने अपने साथ बीते हुए हादसे के बारे में उसे बताया। उसने मेरे हाथ को देखा जिसमें काफ़ी ज़्यादा जख्म हो चुका था। वो बोलने लगी, हमारा घर यहीं पास में है,
चलो मेरे साथ, मेरे परिवार में और लोग भी हैं, हम आपकी मदद करेंगे। उसने ऐसा कहा तो मेरी जान में जान आई। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने लगी। उसके साथ चलते चलते मेरे जहन में कुछ सवाल आए। मैंने उससे कहा, आप अपने परिवार के साथ इस जगह पर रहती हैं? वो कहने लगी, जी हाँ, हम अपने परिवार के साथ इसी जगह पर रहते हैं। हमारी पुश्तें यहीं पर रहती थी और हम भी अब यहीं पे रहते हैं, दुनिया के शोर शराबे से दूर। जब कभी कोई यहाँ फंसता है तो हम उसकी मदद भी कर दिया करते हैं। उसकी बात पर मैंने कहा, मगर मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी देखा ही नहीं। मैं यहाँ पे जब से फंसा हूँ तब से किसी इंसान की ही तलाश कर रहा था, मुझे कोई दिखा नहीं। तुम गलत दिशा में जा रहे थे, हम लोगों का घर इस तरफ है। उसने उंगली उठाते हुए दूसरी ओर इशारा किया और फिर मुझे अपने साथ अपने घर पर ले जा पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने देखा उसका बहुत ही आलीशान घर बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। ये लगता ही नहीं था कि जजीरे के बीचों बीच इतना खूबसूरत घर कोई बना भी सकता है। इतना खूबसूरत घर तो मैंने पूरे शहर में नहीं देखा था। एक पल के लिए तो मेरा कलेजा कांप सा गया। वो आगे आगे चल रही थी। उसने पलट कर देखा और कहने लगी, आइए, डरिए नहीं, मेरे साथ आइए। मैं एक एक कदम जैसे बढ़ा रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था। इतनी साफ सफाई और इतना सुनहरा घर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने सामने ये सब देखा तो मुझे जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया। वो घर बाहर से जितना खूबसूरत था उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से भी खूबसूरत था और उसके घर वाले भी इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि ऐसा मालूम पड़ता था कि अभी अभी जन्नत से उतरे हों। उनके घर वालों ने मुझे देखकर मेरा स्वागत किया, मुझे बिठाया, मुझे खाने पीने को दिया। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कई दिनों बाद खाया था। मैंने खूब पेट भर कर खाया। जब मेरा पेट भरा तो मेरा दिमाग सुकून में आया। उन लोगों ने मुझे आराम करने को कहा और साथ ही उन्होंने मेरे हाथ पे कुछ लेप भी लगाया। मैं सुकून से उनके एक कमरे में जाकर सो गया। फिर मुझे होश ना रहा कि कब तक मैं सोता रहा। जब मेरी आँख खुली तो मेरे हाथ की दर्द एकदम खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर बैठ गया। तभी दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर आया। उसने आते ही मुझसे कहा, अब आपका दर्द कैसा है? मैंने कहा, अब तो आराम है। उसने मेरे घाव को देखा, घाव खोला और कहने लगा, जाके नहा लीजिए, फिर मैं आपकी मरहम पट्टी कर दूँ। मैं जाकर नहा लिया और वापस आया तो उसी आदमी ने मेरी मरहम पट्टी करी। मैं ये देखकर हैरान था कि इतना बुरी तरह से जख्मी हुआ मेरा हाथ एक रात में इतना अच्छे तरीके से रिकवर हो रहा था। उसने ऐसा कौन सा मलहम लगाया था कि मेरा पूरा दर्द गायब हो गया था, मुझे नहीं मालूम। मगर उसने जब मेरा दोबारा मलहम पट्टी की तो मुझे और भी ज़्यादा आराम मिला। पट्टी बांधकर उसने मुझसे कहा, चलिए अब नाश्ता करिए। ये कहकर वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ पर सब लोग बैठकर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। मैं भी जाकर वहाँ पर बैठ गया। ये सब लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे और मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत ही इज्जत के साथ बिठाया गया। वो लड़की जिसे मैंने रात में देखा था वो ट्रे में कुछ लेकर आई और उसने वहाँ पर वो चीज़ रख दी। उसके बाद सब ने नाश्ता शुरू किया। नाश्ता पानी करने के बाद सब लोग सुकून से बैठ गए। फिर उस लड़की के पिता ने मुझसे कहा, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मैंने कहा, ठीक है। वो मुझसे कहने लगे, तुम्हारे बारे में मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया है।
वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो ऊपर वाला चाहता है वही होकर रहता है। मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारे सभी दोस्त सलामत हों और वो सब भी सलामत हो जो उस हादसे का शिकार हुए हैं। तुम कुछ दिन यहीं पर आराम करो, फिर देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कैसे भेजना है। मैंने उनसे कहा, आप जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भेज दीजिए, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा। मेरी बात पर वो कहने लगे, मैं समझता हूँ, मगर कुछ दिन यहीं रुक जाओ, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम आपको यहाँ से भेज देंगे। मैं वहाँ पर 3 दिन रुका रहा। इन 3 दिनों में मैंने वो घर और उन लोगों के तौर तरीकों को देखा। मैंने देखा कि वो लड़की और उसके भाइयों को मिलाकर वो 9 लोग थे और उनके माता पिता, कुल मिलाकर घर में 11 लोग थे। वहाँ पर उनका ही एक घर बना हुआ था, लेकिन मैंने ये भी देखा था कि कुछ और लोग भी थे जो उनके पास उनसे मिलने आया करते थे। उस लड़की के सारे भाई बहुत खूबसूरत थे। उस लड़की का चेहरा मैंने नहीं देखा, मगर उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि मैं किसी जन्नत में हूँ। वहाँ पर ऐसा ही माहौल था। मुझे धीरे धीरे वहाँ पर अच्छा लगने लगा था। उन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह रखा। परायों जैसा मेरे साथ कोई भी व्यवहार नहीं किया। मुझे भी अब वो सब अपने परिवार का ही हिस्सा लगने लगे थे। मैंने इतने दिनों में एक चीज़ और नोटिस की थी। वो लोग अक्सर करके रातों रात नमाज़ें पढ़ा करते थे। मैं इन सब चीज़ों को जब भी देखता तो सोच में पड़ जाता, ये रात को नमाज़ें क्यों पढ़ते हैं? नमाज तो लोग दिन में पढ़ा करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं इन सब चीज़ों को बेकार में सोच रहा हूँ। वो जो भी करते हों वो अपनी सहूलियत से करते हैं। यही सब सोचकर मैं वहाँ पर दिन काट रहा था। 3 दिन जब बीत गए तब मैंने उस लड़की के पिता से कहा, मुझे अब अपने घर जाना है, कुछ इंतजाम हुआ? उनके पिता ने कहा, अरे हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया, मेरे तो दिमाग से ही ये बात उतर गई थी। रुको अभी देखता हूँ, तुम यहीं बैठो। वो मुझे वहीं पर बैठाकर थोड़ी दूर पर गए और किसी को आवाज़ लगाने लगे। और उनके आवाज़ लगाने के बाद एक नौजवान लड़का भागता हुआ उनके पास आया। ताज्जुब की बात थी कि इतने दिनों में उस लड़के को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके परिवार में भाई बहन और उनके माता पिता और वो नौकर ही था। इसके अलावा ये जो लड़का था इसे मैंने पहली बार देखा था। वो उनके करीब आया। वो चुपचाप उससे कुछ कहने लगे तो उस लड़के ने मेरी ओर देखा। मैं समझ गया कि शायद मेरे बारे में ही वहाँ बातें हो रही हैं। उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहाँ से भागता हुआ चला गया। उसके बाद उस लड़की के पिता वहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए। मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और रोज़ की तरह अपना दिन काटने लगा। उस दिन शाम को उस लड़की का जो सबसे छोटा वाला भाई था वो मुझसे कहने लगा कि मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मैं उसके साथ थोड़ी दूरी पर निकल गया। मैं उसके साथ टहलते हुए जा रहा था। मैंने उससे कुछ सवाल किए कि वो यहाँ पर रहता है तो उसे डर नहीं लगता। इस तरीके के सवाल सुनकर वो कहने लगा, मुझे डर वर कुछ नहीं लगता, मैं यहाँ पर बचपन से रहता हूँ। ये कहते हुए वो बचकानी भरी बातें करने लगा। बच्चा था तो मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन उसकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि मैं जो कुछ भी पूछता तो वो मुझे संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए चलता चला जा रहा था। एक जगह पर उसने एक फल देखा। कहने लगा, देखो वो मुझे कितना पसंद है, बहुत मीठा है, खाओगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और झुककर मैं कुछ पत्थर उठाने लगा जिससे तोड़कर वो फल खा सकूं। मगर इससे पहले मैं वो पत्थर उठाता, मैंने देखा कि बड़ी फुर्ती से वो छोटा सा बच्चा उस बड़े से दरख्त पर चढ़ने लगा। मैंने उसे रोका,
अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे वहाँ पर गिर जाओगे। मेरे रोकने पर वो कहने लगा, कुछ नहीं होता मुझे, मैं आराम से ये फल तोड़ लूँगा। ये कहते हुए वो ऊपर की ओर लपका तो मैंने उसकी टांग पकड़ ली और उसे नीचे उतारने लगा। फिर उसने एक ऐसा कारनामा किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने उसकी टांग पकड़ रखी थी तो उसने एक डाली के सहारे अपना हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ किसी रबड़ की तरह उस फल की ओर बढ़ाने लगा। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं खौफ के मारे चीख पड़ा। मैंने उस लड़के को वहीं पर छोड़ दिया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मुझे वो लड़का और उसके घर वालों का ख्याल आ रहा था। मैं समझ चुका था कि ये लोग कोई भूत प्रेत हैं जो मुझे शायद यहाँ पर फंसा देंगे। मैं वापस उस घर में नहीं गया। भागते हुए मैं उसी समुंदर के किनारे आ पहुंचा और फिर मैं चक्कर खाकर गिर गया। मुझे बेहोशी आ गई। शायद मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। नहीं जानता कि कितनी देर तक बेहोश रहा, मगर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने सामने अपने दोस्तों को खड़ा पाया। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश था। उठते ही उनके गले लग लिया। उन्होंने मुझे बताया कि हादसे की रात वो हमसे बिछड़ने के बाद बच तो गए थे, लेकिन मुझे ना पाकर बहुत परेशान भी हुए और मेरी तलाश में लग गए। और फिर इतने दिनों के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर खोज लिया था। इसके बाद मुझे उन सब का ख्याल आया जिनके घर में मैं रुका हुआ था। मैंने अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताई तो वो लोग हैरानी से मेरा मुंह ताकने लगे। अब दोस्तों के साथ था तो थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैं उन लोगों को वो घर दिखाने ले गया, मगर वहाँ पर वो घर नहीं मिला। अब मैं और भी डर गया था और समझ चुका था ये कोई भूत प्रेत ही थे। मैं वहाँ से अपने दोस्तों के साथ भाग आया और भागकर उस बड़ी सी नाव में बैठ गया जिसमें बैठकर मेरे दोस्त लोग आए थे। फिर वहाँ से हम अपने शहर आ गए। शहर आने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला। मैं जब भी उस हादसे को सोचता था डर जाता था। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी की सच्चाई का मैं कोई दावा नहीं करता, मगर जिसके ऊपर ये हादसा हुआ है उसने मुझे अपनी कहानी बताई और मैंने सिर्फ इसे अपने शब्दों से सजाया। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से बताएं कि वो लोग कौन थे।